हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में, जिसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट भी बोलते हैं, एडीयू। अभी दो तरह की यूनिट होती हैं। अभी इसके बाद आता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, उसको कॉमन करके एबीयू बोल देते हैं। तो इसमें हम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो वैक्यूम डिस्टिलेशन से पहले होता है डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने डिस्टिलेशन के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, इसी चैनल पर है, आप देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप आते हैं, कैसे हमारा डायग्राम रहता है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे पूरा। और कुछ लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आधा ही देख के या थोड़ा ही देख के कमेंट करते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, या उसको काट काट के वीडियो को मत देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना रखा है पहले से ही। तो हम इसमें बात करेंगे कि सीडीयू जो क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारा क्रूड जो है वो टैंक से लेकर आते हैं। हमारा टैंक में स्टोरेज रहता है, जैसे हमने पहले ही बात कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद में हम उसको ट्रेन नंबर 1 में ले जाते हैं, ट्रेन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिखा है। ठीक है, ट्रेन नंबर 1 किसे बोलते हैं? हीट एक्सचेंजर को ही ट्रेन बोलते हैं। ट्रेन इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे सीरीज में हीट एक्सचेंजर जुड़े रहते हैं, तो उनको हम एक ट्रेन की फॉर्म में जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए हम उसको ट्रेन बोल रहे हैं। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, क्रूड ऑयल को हम गर्म करते हैं। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, गर्म ठंडा दोनों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल को हम गर्म करते हैं और उसका टेम्परेचर रखते हैं हम 125 से 130 के बीच में। ठीक है, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से क्रूड ऑयल टैंक से आता है, तो दो बूस्टर पंप लगे रहते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट क्रम में चलते रहते हैं। कभी एक वो पंप चलेगा तो चेंज ओवर होने का दूसरा पंप चलेगा, या कोई इसमें मेंटेनेंस के लिए गया है तो दूसरा पंप चलेगा। तो इसके लिए दो पंप लगे रहते हैं। बूस्टर पंप सेंट्रिफुगल पंप ही होता है, बड़े पंप होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं। हीट एक्सचेंजर में ले जाने के बाद में हम इसे डिसाल्टर प्रोसेस में ले जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, डिसाल्टर प्रोसेस। ठीक है, डिसाल्टर में क्या है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, साल्ट को रिमूव करना, निकालना, साल्ट को रिमूव करना, निकालना। डिसाल्टर प्रोसेस का ये काम होता है। हमारा क्रूड ऑयल आता है तो उसमें मेनली हाइड्रोकार्बन रहते हैं। मैंने पहले ही बताया था, लगभग 84% में कार्बन रहता है और 14% के बीच में, लगभग 10 से 14 के हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, उसके बाद नॉन हाइड्रोकार्बन रहते हैं। तो उनमें दो तरह की चीज़ें रहती हैं। एक तो आपका जो सल्फ़र कंपाउंड होंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे, और दूसरा एक हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जो हमारे साल्ट होते हैं वो रहते हैं। और साल्ट्स जो हमारे होते हैं, या मड है और सैंड है, वो हमारे पानी में डिज़ोल्व रहते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। और हमारा जो सल्फ़र है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, वो हमारा क्रूड में सॉल्युबल होता है, तो क्रूड में रहता है। जब हम ड्रिलिंग करके इस क्रूड को लेकर आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं उसमें, समुद्र में कहीं ना कहीं उसमें साल्ट, जो पानी है, पानी के ड्रॉप, छोटी छोटी बूंदें उसमें क्रूड में आ जाती हैं, बहुत छोटी छोटी। उन्हीं जो पानी आया है उन्हीं में हमारे जो होते हैं, जो मड है, सैंड है और साल्ट्स हैं, वो उसी में आ जाते हैं, जो पानी में डिजॉल्व होते हैं। और ये हमारे क्रूड में डिजॉल्व नहीं होते। अगर ये क्रूड में डिजॉल्व होते तो डिसाल्टर प्रोसेस से हम इसको रिमूव नहीं कर पाते। जैसे हम सल्फ़र को अलग सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट में जाके रिमूव करते हैं, उसको निकालते हैं, तो इसी तरह से हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं हमारे लिए प्रोसेस करने में क्रूड को। तो ये हमारे पानी में, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, इसीलिए हम उसको डिसाल्टर प्रोसेस से निकालते हैं। अब ये डिसाल्टर प्रोसेस काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, डिसाल्टर प्रोसेस में क्या रहता है, ऐसा एक वैसल रहती हैं, दो वैसल रहती हैं। ठीक है, दो देखी मैंने रिफाइनरी में। इनके ऊपर टॉप पे 2 TF ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, जिसमें लगभग मिनिमम 11,000 वोल्टेज रहता है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो क्या काम करता है कि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी देता है। इसमें इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। अभी इसमें जो क्रूड में छोटे छोटे ड्रॉप्स आई हैं, जिनमें
पानी की ड्रॉप्स हैं उसमें हमारा साल्ट डिज़ोल्व है, क्रूड में हमारी गैसेस डिज़ोल्व में, सल्फर मैंने बताया, ठीक है। तो हमें उनको ड्रॉप्स को, पानी के ड्रॉप्स को निकालना है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा पानी, फ्रेश पानी ऐड कर देते हैं उसी कॉलम में, उसमें जाने से पहले ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रेन नंबर 1 में ले गए, उसके बाद जैसे हमने उसको टेम्परेचर 130 ले गए, उसके बाद में हमने उसमें वाटर, फ्रेश वाटर ऐड कर दिया, वो हमारा चला जाता है डिसाल्टर को वेसल में, ठीक है। उसमें जाता है तो ये छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं उनको बड़ी ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना काम हमारा रहता है इलेक्ट्रोड का। जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये माइनस प्लस में दोनों मिक्स होकर एक बड़ी ड्रॉप्स बनाती हैं। बड़ी ड्रॉप्स बनाएंगी तो छोटा ड्रॉप्स ऐसा रहेगा कि बीच में कहीं ना कहीं क्रूड में बीच में रहेगा या उसके साथ में घुला हुआ रहेगा। जब हमारी बड़ी ड्रॉप्स बन जाती हैं तो वो डेंसिटी की वजह से वो बॉटम पे आने लगती हैं। यहाँ पर हमारा छोटे छोटे, यहाँ पे जो पानी होगा हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो छोटी छोटी बूंदों को साथ में लेके आकर वो बॉटम पे आ जाता है, और हम उसको नीचे से बूट लगा रहता है, बूट से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा फ्रेश जो प्योर क्रूड होता है वो हम फिर निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, फिर आगे भेजते हैं, ठीक है। तो हम केवल जो साल्ट होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, हम उन्हीं को डिसाल्ट प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ना कि हम सल्फ़र को। अगर वो पानी वो भी घुल जाती तो हम उसको भी अलग कर देते, तो आगे इतना ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत नहीं होती रिफाइनरी में, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा डिसाल्टर प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी हमने डिसाल्टर प्रोसेस में साल्ट रिमूव कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या काम करते हैं, हम इसको ट्रेन नंबर 2 में ले जाते हैं। वो भी वही हीट एक्सचेंजर रहता है, 10-12 हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, एकदम सीरीज में लगे रहते हैं। उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। उसमें हम 170 से 180 के बीच में टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब ये हीट हो जाता है, अभी क्या डिसाल्टर प्रोसेस में हम ले गए थे जब 125 से 130 था, तो डिसाल्टर प्रोसेस में थोड़ा टेम्परेचर हमारा डाउन भी होता है। फिर इसके लिए ट्रेन नंबर 2 में ले जाते हैं यहाँ से, और थोड़ा इसको हीट करते हैं, और उसके बाद प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम में ले जाते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम में ले जाते हैं। इसमें साइड से हम सुपर हीटेड स्टीम देते हैं कॉलम में। तो प्री फ्रैक्शनेटर से जो हमारा लाइटर पार्ट होता है, जो लाइटर पार्ट होता है वो वहीं से हमारा टॉप से निकल जाता है, और जो हैवी पार्ट होता है वो हमारा बॉटम से नीचे को निकल आता है, ठीक है। अब जो टॉप हमने प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम क्यों यूज करा, एक तो हमारा जो क्रूड डिस्टिलेशन का कॉलम है इसका लोड कम हो गया, ठीक है। और जो हमारा लाइटर पार्ट्स था तो उसे हमने पहले ही निकाल लिया। जब हमारा कम मेहनत में कुछ ज़्यादा मिल रहा है तो हमें पहले ही कर लेंगे ना उसको, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करेंगे आगे ले जाके। इसका लोड भी कम हो गया ना, इसका क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का, ठीक है। तो प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम में ले आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से टॉप से LPG प्लस नैप्था निकलता है, ठीक है। LPG प्लस नैप्था दोनों चीज़ें ही निकलती हैं, और बाकी की जो हमारा बॉटम से रहता है वो नीचे को निकल आता है। प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम के बाद में हम इसको टॉप से ले जाकर इधर ये कॉलम लगा है स्टेबलाइज नैप, इससे बॉटम से स्टेबलाइज नैप CRU के लिए नैप्था भेज देते हैं। ये रिफ्लेक्स यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि टॉप से इसमें LPG निकल जाता है, और बॉटम से हमारा नैप्था निकल जाता है जो CCRU यूनिट के लिए चला जाता है। लिखा है यहाँ पे LPG टू मेरॉक्स एक यूनिट होती है, यहाँ पर LPG का मरकैप्टन्स अलग करते हैं, ठीक है। वो बाद में भी जो डालते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रोसेस रहता है, वो आगे की प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो जाता है प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, इतना इस डिस्प्ले पे आ भी नहीं पाएंगी, तो मेन चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या, जो बॉटम से जो हमारा निकला क्रूड आया ट्रेन नंबर 3 में जाता है, जहाँ पे भी हीट एक्सचेंजर बहुत सारे लगे रहते हैं। इसको फिर हीटअप करते हैं 260 से 270। हीट किससे कर रहे हैं, एक हमारा कोई भी रिफाइनरी में जो कोई भी लिक्विड है जो बहुत ज़्यादा हीट है, तो अपनी हीट इसको दे देता है क्रूड को, ठीक है। फिर ये हीट हो जाता है। उसके बाद में हम ले जाते हैं CDU फर्नेस,
क्रूड डिस्टिलेशन फर्नेस। ये क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के लिए ही फर्नेस लगाई गई। 2 फर्नेस रहती हैं AVU में, एक वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए अलग होती है और क्रूड डिस्टिलेशन के लिए अलग होती है, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे बर्नर लगे रहते हैं फर्नेस में। बर्नर जैसे हम खाना बनाते हैं तो 2 बर्नर होते हैं फ्लेम में, ठीक है। ऐसे ही इसमें बहुत बड़े बड़े बर्नर लगे रहते हैं। लगभग इसमें बर्नर कई सेक्शन भी हो सकते हैं। मैंने मथुरा रिफाइनरी में देखा 4 सेक्शन है उसमें, एक ही फर्नेस में 14 बर्नर लगे हैं एक एक फर्नेस में। तो लगभग बहुत सारे 56 बर्नर हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ट्यूब्स रहती हैं ऐसी फर्नेस में। वो ट्यूब्स में क्रूड आता है और यहाँ पर इसको जब हम हीट करते हैं फर्नेस में, जब आग जलता है हमारा फ्यूल ऑयल जलता है, तो वहाँ से जो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक रेडिएशन सेक्शन और एक कन्वेक्शन सेक्शन। रेडिएशन सेक्शन नीचे होता है, कन्वेक्शन सेक्शन ऊपर होता है। तो ये ट्यूब्स बिल्कुल रेड कलर की हो जाती हैं, लाल। तो उसका टेम्परेचर फर्नेस से बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, 300 से 350 60 65 तक हम इसका टेम्परेचर ले जाते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या काम करते हैं, इसको ले जाते हैं क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में, ठीक है। और साइड से इधर से स्टीम को भी देते हैं, सुपर हीटेड स्टीम भी देते हैं, ठीक है। स्टीम क्या रहता है, हमारा डिस्टिलेशन में हेल्प करता है। तो टॉप से हमारे जो प्रोडक्ट निकलता है वो लाइट नेफ्था निकलता है, उसके बाद हैवी नेफ्था निकलता है, उसके बाद ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल निकलता है, उसके बाद हैवी कैरो निकलता है, कैरोसिन मिट्टी का तेल। लाइट गैस ऑयल निकलता है, यहाँ से हम डीजल को बनाते हैं लाइट गैस ऑयल से। हैवी गैस ऑयल निकलता है और बॉटम से RCO2 VDO, ठीक है। RCO रेसिड्यू क्रूड ऑयल, जो हमारा क्रूड में लगभग यहाँ पे 45% के लगभग रह जाता है हमारा क्रूड। तो ये बेकार, तो अभी बेकार तौर पे तो हम फेंक नहीं सकते इसको, क्योंकि इसमें भी तो हमें प्रोडक्ट निकालने हैं, क्योंकि नहीं ऐसा फेंक देंगे तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी रिफाइनरी की। तो इसको हम VDO में ले जाते हैं, क्योंकि हम इसको ज़्यादा और हीटअप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोक बनाएगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम बॉटम का जो प्रोडक्ट होता है, इसके लिए हम VDO में ले जाते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में। वो आगे का प्रोसेस है, उसमें कैसे काम करता है उसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम टेम्परेचर को एक रोक कर कांस्टेंट कर उसका प्रेशर कम कर तो डिक्रीज कर उसको हम डिस्टिलेशन आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर जितने भी ये प्रोडक्ट हमें मिले हुए हैं, ये हमारे यूज करने लायक नहीं है, हम इसको मार्केट में सेल कर दें। इनमें इनकी क्वालिटी जो मार्केट के हिसाब से है वो मीट नहीं करेगी, तो इसको हम सेकेंडरी प्रोसेस में प्रोसेस कराएंगे, ठीक है। इसकी क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये है फ्लो डायग्राम, ठीक है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम PFD ऑफ CDU, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का ऐसा फ्लो डायग्राम होता है पूरा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी जुड़ी रहती हैं, वो उसको दिखाना, मेन चीज़ें, मेन ओवरव्यू जो प्रोसेस है एकदम फ्लो में, वो इस तरह का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट दिखाया है। बॉइलिंग पॉइंट कार्बन नंबर, ऊपर क्या लिखा है, कार्बन नंबर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट फ्यूल गैस का कार्बन चैन लेंथ दिखाइए 102, और इसमें माइनस में दिखाया गैस स्टेट, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। LPG का -42 से 2 और नेफ्था का है 20 से 180। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट दिखाया है, ये आप देख लो ATF का क्या बॉइलिंग पॉइंट है। इतने बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉयल होते हैं, ठीक है। फ्यूल ऑयल 350+ रहता है, और ये रेसिड्यू बिटुमिन कोक, जो रेसिड्यू हमारा निकलता है उसके बाद हम वीडियो में भेजते हैं, वीडियो से भी रेसिड्यू निकलता है, उससे हम बिटुमिन बनाते हैं, उसको कोलतार बोलते हैं। तो ये इसको ये डिस्टिलेट नहीं हो पाता, ये सेपरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लूब ऑयल का क्या रहता है, लूब ऑयल तो हम रिफाइनरी में भी यूज करते हैं और मार्केट में भी बेचते हैं। गैस ऑयल, डीजल, गैस ऑयल को ही डीजल बोलते हैं, और MS मोटर स्पिरिट को पेट्रोल बोलते हैं। ये नेफ्था से बनता है, यहाँ से हमारा
पेट्रोल बनता है, यहाँ से डीजल बनता है, यहाँ से ATF और केरोसिन बनता है, यहाँ से LPG बनता है, ठीक है, यहाँ से लूब ऑयल बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या कौन से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या क्या बनता है। अभी क्रूड ऑयल, साल्ट, सेडिमेंट एंड वाटर, जब मैंने बताया था डिसाल्टर प्रोसेस कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या रहता है, तो उसमें मैंने उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, तो आप ये पढ़ लो, ठीक है। ये सब साल्ट एज द कंटीमेंट इन द क्रूड ऑयल कॉज ओवरहेडेड कोरोसिव, अगर ये साल्ट को हम रिमूव नहीं करेंगे उससे डिसाल्टर प्रोसेस, तो ये क्या करेंगे, हमारी जो पाइप्स लाइन है उनको कोरोसिव कर देंगे, क्योंकि उसमें मिट्टी भी होगा, सैंड भी है, मड भी है या वाटर भी है, तो वो वाटर की वेपर बनेंगी तो वो प्रेशर को भी बढ़ा देंगी। और दूसरी बात है, ये इम्प्योरिटीज़ भी है एक तरह से, हमारे जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें इम्प्योरिटीज़ भी तो हो जाएगी अगर हम इनको नहीं रिमूव करेंगे। तो सल्फर कंपाउंड को आगे वो क्रूड में मिक्स रहते हैं, तो उनको आगे की रिएक्शन से उसको सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट से सल्फर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में बस इतना ही है, तो आपको समझ में आ गया होगा CDU प्रोसेस फ्लो डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ इसमें स्किप हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो भी 16 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुछ लोग वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में ऐसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा और क्वालिटी को और कंटेंट को अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा और अच्छा लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नई वीडियो